हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज WTO, व्हाई हैज इट बीन फॉर्म्ड। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको लिखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize international trade. It was set up in early 1995. WTO headquarter is located in Geneva, Switzerland. It helps remove trade barriers and create a free environment for foreign trade. It establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. 164 countries are at present member of the WTO. Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed nations have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. तो इस तरीके से आपने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। इट मीन्स यह अपने सभी मेंबर्स को, जो भी कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं, उनको यह कहती है कि वह अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्री कर दे, उस पर किसी भी तरीके के ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैक्स या कोटा जैसे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ्लो जो है वो फ्री होने दे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कराना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सेटअप हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में लोकेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती भी है और इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट भी कराती है और यह भी देखती है कि कौन सी कंट्रीज इन रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सभी काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। WTO में 2016 तक 164 इसके मेंबर थे। इंडिया भी WTO का एक मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यह हमेशा कोशिश रहती है कि वह वर्ल्ड के ट्रेड को फ्री करा सके, रेस्ट्रिक्शंस फ्री करा सके, और यह भी कोशिश करती है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वह इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसको ठीक से फॉलो करें। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज ऐसी हैं जो कई बार इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए रूल्स को जो है वह फॉलो नहीं करती हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से या अपने फेवर में इसको करवा लेती हैं। ऐसा भी देखने में आता है। और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या स्मॉल कंट्रीज हैं, वो उन कंट्रीज को WTO जो है वो प्रेशराइज करता है कि वह WTO के द्वारा बनाए गए सभी रूल्स रेगुलेशन को क्या करे, फॉलो करे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं WTO में या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में।
अब WTO में डेवलप्ड कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है, इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यह समझेंगे कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज WTO के बनाए हुए रूल्स को रिटेन करती हैं। इस एग्जाम्पल का जो टाइटल आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका नाम है डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। You have seen in chapter 2 that the agriculture sector produce the bulk of employment and a significant portion of GDP in India. जैसा कि आपने अपने सेकेंड चैप्टर, कौन सा था सेकेंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा था कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया की 41.49% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इंडिया की GDP में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का या इंडिया की GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 17.76%। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इस सेक्टर को कंपेयर करते हैं US के एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो देखते हैं कितने % लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज द US with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment a tiny 0.05%, and yet this very small % of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sum of money from the US government for production, for export to other countries. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. The surplus farm products are sold in other countries' market at low price, adversely affecting farmers in these countries. तो आपने देखा USA के एग्जाम्पल में कि USA में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वह ओनली 1% है, जबकि इंडिया में ये 17.76% है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो USA में एग्रीकल्चर सेक्टर केवल 0.05% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसको कंपेयर करिए इंडिया से, तो इंडिया में 41.49% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप सोचिए कि केवल 0.05% लोग ही जो हैं वह USA में एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं। और इतने कम लोगों को US की गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लो कॉस्ट पे सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज जो है ये 0.05% लोगों को जो है USA की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि ये लोग बहुत कम हैं और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करके यह क्या कराती है, प्रोडक्शन कराती है। और हाई लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बिग मशीन्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और इस तरीके से लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कराया जाता है। उसके बाद अपने यूज़ का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको रखने के बाद भी बहुत सारा ऐसा सरप्लस प्रोडक्शन बचता है जिसको US गवर्नमेंट जो है वो अदर कंट्रीज़ के मार्केट में बेचती है। अब क्या होता है कि जब US की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है और इसके बदले में उनसे बहुत ही सस्ते रेटों पर उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद लेती है,
और इन फार्मर्स को उन्हें देना भी पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को। वह इनके साथ बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं हम इस कॉस्ट पे जो है आपको नहीं बेचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से इन्होंने पहले बहुत सी फैसिलिटीज ले रखी हैं, सब्सिडीज ले रखी हैं सभी चीज़ों में, तो इनको बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को जो है वो गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि उसे बहुत सस्ते रेटों पर जो है एग्रीकल्चर, वीट, राइस या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है इजीली मिल जाती हैं, और क्योंकि उसे सस्ते रेटों पर मिलती हैं तो उन्हीं लो प्राइस पर जो है वह अदर मार्केट में बेचती भी है। अब क्या होता है, जब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री का प्रोडक्ट बिकने के लिए आएगा और उसके प्राइस बहुत कम होंगे, तो क्या इफेक्ट होगा इसका यह इफेक्ट होगा कि हमारे फार्मर्स को तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलती है। हमारी गवर्नमेंट तो इतने 41% लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकती। यूएसए की गवर्नमेंट तो इसलिए कर रही थी क्योंकि वहाँ पर 1% लोग भी नहीं हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हों, और हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट 42% लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोगों को तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि उसको उनको लो प्राइस पर जो है या डिफरेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा उनकी हेल्प की जा सके, लेकिन फिर भी यूएसए की गवर्नमेंट से कंपेयर नहीं कर सकती। और होता ये है, प्रोडक्शन भी कम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए हमारे मार्केट में जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो महंगा बिकता है। अब जब यूएस का सस्ता प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आएगा, तो आप सोचिए कि किसका बिकेगा, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, यूएस के प्रोडक्ट की या इंडियन प्रोडक्ट की? ऑफ कोर्स यूएस के प्रोडक्ट की होगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस का है, सस्ते दामों पर वो बेच रहे हैं, और हमारे फार्मर्स का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा क्योंकि उनके प्राइस ज़्यादा हैं, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपना प्राइस कम भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रखी है, इस वजह से हमारे फार्मर्स का जो प्राइस है वो यूएस के फार्मर्स के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो सफ़र करेंगे, उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है। अब क्या होता है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यह डब्ल्यूटीओ की धमकी देकर ये कहती हैं डेवलपिंग कंट्रीज से कि आप अपने यहाँ फार्मर की किसी भी तरह से मदद मत कीजिए, और खुद जो है वह अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज और सब्सिडीज देकर जो है उनकी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, और फिर बल्क में प्रोडक्शन कराती हैं और लो प्राइस में उसको खरीदती हैं। और जबकि वो डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट से कहती हैं कि आप अपने फार्मर की प्रोडक्शन को बढ़ाने में किसी भी तरीके की मदद मत कीजिए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डब्ल्यूटीओ से आपकी शिकायत कर दी जाएगी। तो आप सोचिए, क्या ये फेयर है कि डेवलप्ड कंट्रीज खुद तो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करती हैं कि आप डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए इस तरीके के सभी रूल्स को फॉलो कीजिए। तो ये अक्सर डब्ल्यूटीओ में देखा जाता है कि डब्ल्यूटीओ को इन डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डोनेशन मिलती है, इस वजह से यह डेवलप कंट्रीज डब्ल्यूटीओ से कभी कभी अपने फेवर में रूल्स भी बनवाती हैं, रूल्स को, और अपनी मर्जी से इन डब्ल्यूटीओ के रूल्स को रिटेन भी करती हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं डब्ल्यूटीओ में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिए कि आए, देखा और चले गए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि मैं जो कुछ भी आपके लिए कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। Thank you so much.